अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत सामने आने के बाद अदलिया और हुकूमत दोनों मुतहर्रिक हो गए हैं। कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट का गैर मामूली फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसके बाद आज वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और जजेस कमेटी रूम में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार जजीला असलम से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें जजेस के खत पर मुशावरत की गई। और फिर हुकूमत ने रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। और इस दौरान मुसलसल दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कुछ देर पहले एलामिया भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत 26 मार्च 2024 को मौसूल हुआ। खत में लगाए गए इल्जामात की संगीनी को देखते हुए चीफ जस्टिस ने उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जज साहिबान के साथ इफ्तार के बाद रात 8 बजे अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग में तमाम जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात को इनफरादी तौर पर सुना गया। एलामिया के मुताबिक अगले दिन 27 मार्च को चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून से मिले और फिर इसके बाद चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के सीनियर तरीन मेंबर से मुलाकात की। उसी दिन 4 बजे चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई गई। फुल कोर्ट मीटिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत में उठाए गए मामलात पर गौर किया गया। फुल कोर्ट मीटिंग में मौजूद अराकीन की अक्सरियत ने इस बात पर इत्तफाक किया कि सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र चीफ जस्टिस को इन मामलात पर वज़ीर आज़म से मीटिंग करनी चाहिए, जिसके बाद मीटिंग बर्खास्त हो गई। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के साथ आज 28 मार्च को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पर कहा कि जजेस के मामलात और अदालती काम में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी सूरत में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदलिया की आज़ादी एक बुनियादी सुतून है जो कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत को बरकरार रखता है। एलामिया के मुताबिक इजलास के दौरान पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ पेश की गई, जिसकी सरबराही इस मामले की तहकीकात के लिए बेऐब दयानतदारी के हामिल एक रिटायर्ड जज को करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मज़कूरा कमीशन की तश्कील के लिए उनकी मंजूरी हासिल करने के लिए वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के ख्यालात की मुकम्मल तौसीक की और उन्हें मज़ीद यकीन दिलाया कि वो एक आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाने के लिए दीगर मुनासिब इक़दामात करेंगे, बशमूल मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी करना और फैज़ाबाद धरना फैसले के पैराग्राफ नंबर 53 के मुताबिक कानून साजी शुरू करना। इसके बाद आखिरी मीटिंग के तसलसल में चीफ जस्टिस ने दोबारा फुल कोर्ट का इजलास बुलाया और जजों को बताया कि वजीर आजम के साथ मुलाकात में क्या बातचीत हुई थी। इस्लामिया से पहले चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अटॉर्नी जनरल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत की तहकीकात करने के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। अगर ये बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुस्तकबिल में ऐसी नौबत कभी ना आए। कल काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म साहब ये मामला काबीना में रखेंगे और कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत किसी नेक नाम और गैर जानबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी, जिनमें पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साहबान भी हैं या कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, उनके नामों पे कुछ गौर व खौस करने के बाद उनमें से 1 या 2 नाम होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मज़ीद कहा कि TORs में न सिर्फ इस खत के हवाले से बल्कि माजी के मामलात पर भी कानून के मुताबिक TOR शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा जब वज़ीर कानून से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तहकीकात से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि न सिर्फ 2018 बल्कि इससे पहले के वाक़यात पर भी बात होनी चाहिए। TORs में ना सिर्फ ये कि जो इस चिट्ठी के हवाले से बल्कि जो कुछ माजी के मामलात हैं उन पे भी जिस हद तक कानून इजाज़त देता है या जो कैबिनेट जिस हद तक इसको ऑथोराइज़ करेगी वो TORs में शामिल होगा। सब जो शौकत सिद्दीकी साहब के इल्ज़ामात थे जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट हुई थी पनामा में, वो भी TOR में होगी मेंशन। मेरा तो ख्याल, अगर आप मेरी बात लेंगे, मेरी काबीना में ये राय होगी कि हमें थोड़ा तारीख़ के झरोकों में भी, तारीख़ के नहीं 18 से नहीं सर, उससे पीछे भी चले जाए, क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पे, और ये एक लंबी तारीख़ है, इस सब पे बात होनी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर कानून से पूछा गया कि क्या जजेस का खत मिसकंडक्ट है तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ये मामला अदलिया पर छोड़ते हैं।
आया ये मिसकंडक्ट है कि नहीं। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर हुकूमती नुमाइंदे के बैठा हूँ और वज़ीर कानून के तौर पे मैं इज्तनाब करूँगा इस सवाल का जवाब देने से। मेरी ज़ाती राय हो सकती है। इस सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल में कमीशन से ही आना चाहिए। ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते। अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर उस पर क्या होना चाहिए ये भी उसके TORs में होगा, और अगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, ये साबित नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा, इस पे भी हमें बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। मगर साथ ही वज़ीर कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत की टाइमिंग पर सवाल उठाया, लेकिन ये भी कहा कि जब ऐसे मामला सामने आए तो उन्हें अंडर द कारपेट नहीं रखना चाहिए। क्या ही अच्छा होता कि अगर ये बातें आज से 13 माह पहले या 10 माह पहले हो गई होती और उस वक्त की जो रजीम थी जुडिशल हायरार्की में या उसके बाद के केयर टेकर्स रहे उनके सामने भी आता तो ये मामला होता। टाइमिंग के हवाले से ज़रूर मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे इस बात की तकलीफ़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के मामलात आएँ इन्हें अंडर द कारपेट रखने की बजाय इन्हें ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इन्हें डील करना चाहिए। कल से दबाव बढ़ रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत पर अदालती तहकीकात कराई जाएं, जिस पर आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से मुशावरत के बाद हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। इस मामले पर आज इमरान खान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इमरान खान की तरफ से जजिस के खत के मामले पर चीफ जस्टिस को खत भेजेंगे। बड़ा दुख हुआ है खान साहब को कि यहाँ तक भी लोग जा सकते कि जजिस के घर के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को उठा के उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिस पे सबसे बड़ा खान साहब का कंसर्न था। आज इस इतवार को पेशावर में 2 बजे पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली हम पेशावर में निकालेंगे। एक ही मकसद होगा, अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई। हम जल्द चीफ जस्टिस साहब को खान साहब की तरफ से एक लेटर भी भेजेंगे। पहले भी हम ऐसे लेटर भेज चुके, लेकिन इस मरतबा स्पेसिफिकली जज साहिबान की लेटर की तनाजुर में हम एक ज़हीम लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और हम पूरी तफसील उसमें बयान करेंगे कि खान साहब के केसेस को किस तरीके से हैंडल किया गया और किस तरीके से खान साहब को ट्रीट किया गया। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुकूमती ऐलान मुस्तरद कर दिया है और एलामिया में कहा है कि अदलिया के हसास तरीन मामले पर चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर निहायत तशवीश है। मामला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में चलाने का मुतालबा करते हैं। जजिस का खत वफाकी हुकूमत की एजेंसियों के खिलाफ एक फर्द जुर्म है। हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजिस के संजीदा तरीन मरासले की एक रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात एक भोंडा मजाक है। तहरीक इंसाफ के एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस अदलिया के मुस्तकबिल को टाउटों पर मुश्तमिल इंतजामिया के रहमो करम पर छोड़ने के बजाय साथ ही जजों को इंसाफ फराहम करें। हाई कोर्ट के जजिस के मुतालबे की रोशनी में जुडिशल कॉन्फ्रेंस भी तलब की जाए और हर सतह के जजिस को इस मौजू पर हकाइक कौम के सामने रखने का मौका दिया जाए। जबकि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि खत हुकूमत को नहीं लिखा गया था, हुकूमत पर तो जजिस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए हुकूमत की सवाबदीद नहीं है कि वो कमीशन बनाए। जबकि तहरीक इंसाफी के रहनुमा सलमान अकबर राजा ने कहा कि अदलिया का अपना बोझ था जो अदलिया को खुद उठाना था और वो नहीं उठाएगी तो तारीख में नाकामी तसव्वुर होगी। ये ख़त गवर्नमेंट की तरफ नहीं गया था और ना ही गवर्नमेंट को एड्रेस किया गया है, बल्कि जजेस की अगर ग्रीवियंसेस है तो वो गवर्नमेंट ही के खिलाफ है। और हमने मुतालिबा भी किया कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठ करके इस मैटर को देखे। ये हुकूमत की सवाबदीद नहीं है कि वो कमीशन बन रहा है अंडर द इंक्वायरी कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि मेमोगेट स्टाइल पे कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट खुद 184(3) में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि हम इंक्विजिटोरियल है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऊपर किसी का इल्ज़ाम लगाओ, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम किसी भी फॉर्मेट को उठा सकते हैं। हमारे साथ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं, जो आज वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे जब चीफ जस्टिस और सीनियर जज से मुलाकात हुई। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। एक भोंडा मजाक करार दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव पर उसके मातहत इदारों पर इल्ज़ाम लगा, उन्हीं को तहकीकात सौंप दी गई और वो भी एक रिटायर्ड जज के ज़रिए। इस तरीके से ये इंसाफ नहीं मिलेगा उन जजेस को जिन्होंने शिकायत की है। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, आपने बड़ा तफसील से इंट्रो में सारा कुछ दिया और सुनवाया भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अगर अपने दामन में झांके और माजी में क्या क्या होता रहा उनके दौरे हुकूमत में, तो मेरे ख्याल में उन्हें बड़ी सोच समझ के ये बातें करनी चाहिए। क्या क्या नहीं हुआ उस दौर में और हम खुद गुजरे हैं उसमें से, लेकिन मैं टिट फॉर टैट की बात नहीं करूँगा। तहरीक इंसाफ ये भूल रही है कि वो फरीक है इस सारे मामले में और शायद किसी स्टेज पे कुछ और शवाहिद भी आए
कि इस सारे मामले के पीछे तहरीके इंसाफ का किस हद तक रोल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं बड़ी संजीदगी से बात करूंगा और किसी किस्म के सियासी बयानबाजी से इज्तनाब भी करूंगा। देखिए, ये मामला आया, चिट्ठी लिखी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस की गई, जो कि मेरी समझ से बालातर है। बाहर कैफ उसकी जो कॉपीज थी वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को अरसाल की गई, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस ने जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लाया जाए। ये बात भी सबके सामने है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो कि मेरे ख्याल में मुशावरत पे बड़ा यकीन रखते हैं और उन्होंने इसी वजह से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके मुकदमे की समाअत करते हुए बारहा कहा कि मैं बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद इस बात का कायल हूँ कि इख्तियारात तकसीम होने चाहिए, और उन्होंने अपने इख्तियारात छोड़े और कमेटी को उन्होंने अप्रूव किया जजमेंट के बाकी साथी जजेस के साथ मिलके। उन्होंने कल फुल कोर्ट मीटिंग की और मुझे नहीं मालूम कि फुल कोर्ट मीटिंग में बाकी क्या बातें हुई, लेकिन आज की मीटिंग में जो बात हमारे सामने आई और शायद इसी वजह से मीटिंग के फौरन बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब को ये पैगाम भिजवाया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वो मुलाकात करना चाहते हैं, और फिर एक चिट्ठी भी लिखी गई कल ही। अटॉर्नी जनरल ने वो पैगाम मेरे तक भी पहुंचाया और फिर हमने वज़ीर आज़म साहब तक, दोनों ने मिलकर ये बात पहुंचाई। तो वज़ीर आज़म ने बिला तवक्कुफ कहा कि सूनर द बेटर, तो कल दोपहर कोर्ट आवर्स के फौरन बाद उनके पास जो टाइम हो मैं खुद जाऊंगा उनके पास। इस नीयत के साथ वज़ीर आज़म उनके बुलाने पे आज गए। उन्होंने इसको अपनी अना का, ईगो का मसला नहीं बनाया। हमने इस मामले को डिले करना होता, हम कहते कि जी 2 दिन बाद कर लेते हैं मीटिंग। गए तो वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे। उन्होंने इस मामले की संजीदगी से, संगीनी से आगाह किया। वज़ीर आज़म साहब ने बरमला ये बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और वो मेरी रेड लाइन होगी, इसलिए कि हम रिसीविंग एंड पे रहे हैं। हमने ये खुद इस कमज़ोरी की वजह से हमने बहुत सफ़र किया, एक दफ़ा नहीं 2-2 दफ़ा सफ़र कर चुके हैं इससे। इस तनाजुर में चीफ जस्टिस साहब ने जब ऑप्शन रखी तो उन्होंने कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में बहुत ज़्यादा इख्तियारात है कमीशन के, उसमें वो सुपीरियर कोर्ट्स की अथॉरिटी इख्तियार भी इस्तेमाल करते हैं। वो कोई भी एविडेंस जो है वो कॉल कर सकते हैं, किसी भी सरकारी अफसर को पाबंद कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी शोबा डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, कि वो आए और आके शहादत दें। और इसके बाद ये बात हुई कि क्योंकि मामला अदालत के अंदर के मामलात का है, बेहतर ये है कि कोई नेक नाम और गैर जानिबदार शख्स हों जो कि अदलिया की सरबराही कर चुके हों और सुप्रीम कोर्ट लेवल से नीचे ना आप सोचें इसके बारे में। तो उस बात पे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी यकीनन बड़ा साहिब मशवरा है ये, हमारी तरफ से भी ये राय थी। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 2017 के तहत फेडरल गवर्नमेंट ये फैसला करती है तो मैं ये मामला काबीना में ले जाता हूँ। मैं एक वजाहत करता चलूँ, काबीना की मीटिंग कल के लिए फिक्स थी, लेकिन हमारे कुछ वज़रा जो है वो अवेलेबल नहीं थे। वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश थी कि तमाम लोग ये मीटिंग अटेंड करें, इसी वजह से उन्होंने मीटिंग परसों के लिए रख दी है। और ये खबर मैंने कहीं टीवी पे देखी है कि जी काबीना का इजलास जो है वो नहीं होगा। काबीना का इजलास होगा लेकिन वो कल की बजाय परसों होगा, और उसके एजेंडा पे ये जो आइटम है ये स्पेशली जो है एजेंडा पे आएगी। इस पे काबीना की राय भी ली जाएगी और उसके बाद जो कमीशन है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसका क़याम होगा। और ये पूरे आपने पूरी की पूरी जो बात रखी है उसके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की तरफ से ये बात कही गई कि एक ऐसा नाम हो जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों और रिटायर्ड हों और एक रुकनी हो, ये सारी बातें चीफ जस्टिस की तरफ से की गई हैं। देखिए, ये कोई घंटे की मुशावरत के बाद जिन बातों पे कुल्ली इत्तफाक था वो यही थी कि कमीशन बनना चाहिए, कमीशन एक अप्रोप्रिएट फोरम है। अगली बात यह कि कमीशन की सरबराही किसी नेक नाम और गैर मुतनाज़ शख्स के पास होनी चाहिए जिन पे कौम को एतमाद हो, और ख्वाहिश इसका इजहार हुआ हमारी तरफ से भी और उधर से भी कि आप एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रेफरेबली चीफ जस्टिस हो, वो रिटायर्ड नहीं तो कोई सीनियर जज हो जिनकी इम्पेक्टेबल क्रेडिबिलिटी हो और वो इस कमीशन के सरबराह मुकर्रर हों। देखिए, अब इसमें अगर आप इस पे तनकीद करना शुरू कर दें, नॉमिनेशन सुने बगैर
ये जाने बगैर कि इस कमीशन की सरबराही कौन करेंगे। माजी में हाजिर सर्विस जजेस ने भी कमीशन चलाए हैं, उनकी जो हालत कौम ने की उसके बाद वो भी आपके और हमारे मगर आपने अभी जो ऑडियो कमीशन था वो आप लोगों ने बनाया अपनी पिछली हुकूमत में, और वो जैसे काजी फायदीसा साहब थे, उसमें 2 हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस शामिल थे। ज़ाहिर जस्टिस बदियाल साहब ने एक बेंच बना दिया और उसको चलने नहीं दिया, मगर उस वक्त तो आपने हाजिर सर्विस जजेस पर बनाया था। अब क्यों रिटायर्ड जज की बात आई है? इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों के इसरार पे हुआ या चीफ जस्टिस के कहने पर हुआ? मैंने शाहजेब साहब कुछ बातें हैं जो कि शायद मेरे मैंडेट में नहीं है इस वक्त करनी। चीफ जस्टिस साहब ने कल फुल कोर्ट की है। फुल कोर्ट करने के बाद ये ख्वाहिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई कि वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग दरकार है, और वज़ीर आज़म साहब ने फिल फौर उस पर हामी भरी कि जी मैं अर्लियर द बेटर मैं हाजिर हूँ। वज़ीर आज़म साहब चले गए तो जाहिर है जो फुल कोर्ट मीटिंग के कुछ डिसीजन थे वो उन्होंने डिस्कस किए। जो ऑप्शन थी उनमें ये ऑप्शन सारों को ये साहिब ऑप्शन नजर आई कि ये एक मुनासिब तजवीज़ है। इसी तजवीज़ को आगे लेकर ये कहा गया कि आप इसको एक्सप्लोर करें। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अगर ये मेरे अकेले का इख्तियार होता तो मैं अभी अनाउंस करके उठ जाता, लेकिन क्योंकि आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक ये इख्तियार काबीना ने एक्सरसाइज करना है, तो मैंने काबीना की मीटिंग का एहतमाम करता हूँ और ये बात उनके सामने रखता हूँ। नॉमिनेशन के हवाले से बात हुई तो ये बात बिल्कुल कही गई, उधर से कही गई कि नॉमिनेशन जो है वो बहुत गैर मुतनाज़े होनी चाहिए, ऐसे गैर जानिबदार शख्स हों जिन पे कोई उंगली ना उठा सके। प्रेफरेबली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगर साबिक चीफ जस्टिस हों तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो कुछ सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए। कोई नाम है आपके ज़हन में जिन पे कौम को आप सारों के सामने हैं? जो 5-6 नाम हैं उनमें से कई नाम ऐसे हैं आप सबको मालूम है कि उनके बारे में क्या बातें होती है। 2-3 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों ने हमेशा उनकी गैर जानिबदारी को सराहा। उनके जो जुडिशल कैरियर के बारे में कोई धब्बा नहीं है। काबीना के सामने हम ये तजावीज़ लेके जाएंगे और मैं आपको ये पूरे वसूख और यकीन से कहता हूँ कि बहुत साफ सुथरा नाम होगा जो कि सबको काबिल कबूल हो। अब ये चॉइस मेरे ख्याल में ना तहरीके इंसाफ के पास है, ना किसी तबसरा निगार के पास है कि वो बताए कि किसको लगाना है और किसको नहीं लगाना। मगर वो ये नहीं कह रहे कि हमारी मर्जी से लगाया जाए, वो आपकी जो मर्जी है उस पर एतराज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जो 6 जजेस का खत है उसमें जो इल्ज़ामात हैं वो एग्जेक्टिव और इदारों पर हैं। एग्जेक्टिव इस वक्त आप हैं। जब आप कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ का तो एक किरदार सामने आ सकता है सारे के सारे मामले में, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हटाने तक तो मामला समझ में आता है, वो बेनिफिशरी भी थे और हटाने में, और जनरल फैज़ हमीद और ये सारे के सारे मामला थे। उसके बाद के जो वाक़यात हैं जो 2023 में इन जजेस ने अपने चीफ जस्टिस से शिकायतें की हैं, इसके अलावा उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से मिलकर शिकायतें की हैं, उसकी बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ तो नहीं है ना, वो तो आप हैं। तो फिर आप लोगों के मामले की कैसे तहकीकात होगी? देखिए, पहली बात यह है कि बेनिफिशरी कहां पे हम कोई एक मुकदमा साबित कर दे जो कि हुकूमत के हक में हुआ हो उस दौर में, कोई एक मुकदमा आप बता दे। ये जो 6 जज साहबान है आप इनके डॉकेट उठा के देख ले, आप बता दें कि इन्होंने कौन सा फैसला जो है वो सरकार के हक में किया उस वक्त की सरकार के बारे में। नहीं, साहब इन 6 ने तो नहीं किया। उस वक्त मसला ही जैसे शौकत अली सिद्दीकी साहब ने उस वक्त तहरीक इंसाफ के हक में तो कोई फैसला नहीं दिया था ना, उन्हें मजबूर किया जा रहा था आप लोगों के खिलाफ फैसला देने के लिए। इसी तरीके से जो बहुत सारे फैसले हैं वो अगर आपके हक में नहीं आए तो पीटीआई के हक में हुए होंगे या फिर आपके खिलाफ हुए होंगे, वो मामला है ना। मैं शाहजेब साहब आपने बात की ना कि जी क्योंकि आपके दौरे हुकूमत में और बेनिफिशियल फैसले आए, मैंने आपकी सिर्फ तस्दीक करना चाहिए कि कोई एक फैसला बता दिया जाए जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन दिनों में अप्रैल मई में जब वो मामला चल रहे थे, जब खान साहब को शाम को 9-9 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलती थी और उनके मुचलके भी उनकी मौजूदगी में लिए जाते थे और फिर उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती थी कि बाहर जाने तक और लाहौर जाने तक इनकी ये 47 जमानतें इनको दे दी है, 27 जमानतें ये दे दी गई हैं। हमने तो ऐसी बात नहीं की। अब इसके बावजूद अगर मैं खैर उसकी नीति ग्रीटीज में इसलिए नहीं जाना चाहता कि हम अपने टॉपिक से मगर आप जरा एक वजीर कानून हैं, सीनियर लॉयर हैं, जब आज आपने ये बात की कि जी मिसकंडक्ट का जो मामला है वो मैं अदालत पर छोड़ता हूँ, जो खत की टाइमिंग है वो वाली बात भी आपने की। अब देखिए मिसकंडक्ट का मामला तो सेटल कर दिया ना अदालत ने, जैसे शौकत अली सिद्दीकी के मामले में कि उन्होंने एक तकरीर की थी, बार से की थी, उसके बावजूद उन्हें वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब नहीं थे। उसके बाद इन जजेस ने खत लिखा ना, तो टाइमिंग तो यहाँ पर एड्रेस हो जाती है मामला। उससे पहले वो अपने चीफ जस्टिस को खतूत लिख चुके,
जस्टिस बंदियाल से मिल चुके, एक सीनियर वकील के तौर पर ऐसा लग रहा है कि आप अभी इन 6 जजेस को ही कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, बजाय इसके कि आपको इनसे हमदर्दी हो कि इनके साथ क्या क्या बीती है, किसी के घर पर टैपिंग हो रही है, किसी के रिश्तेदार को टॉर्चर किया जा रहा है जो वो इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल हुकूमत इन्हें कटहरे में खड़ा नहीं कर रही। आप देख लें कि पिछले 2 दिनों में जो बातें हो रही हैं, हुकूमत की तरफ से अगर कोई गैर संजीदा बयान आया हो, हुकूमत की तरफ से अगर कोई गैर संजीदा बात हुई हो, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी कबूल करूंगा। हमने तो कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठी है, कल उन्होंने मीटिंग की है और मीटिंग के बाद उन्होंने ये तय किया कि वजीर आजम साहब को बुलाया जाए और वजीर आजम को ऑप्शंस दी जाए कि ये ऑप्शंस आप कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इस बात की वजाहत नहीं हो सकती। शाहजेब साहब, अगर वो कलेक्टिव विजडम को भी हम चैलेंज करते हैं सिर्फ इस वजह से कि चंद लोगों को वो सूट नहीं बात करती, तो फिर मेरी ये समझ से बालातर है कि वो क्या मैकेनिज्म हो जिससे तसल्ली हो सके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की या उनके जो हम ख्याल लोग हैं उनकी। मैंने आपको बड़ी वजाहत से ये बात बताई कि आज की मीटिंग का डिसीजन कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान की मीटिंग के बाद हुआ। हाँ, अगर हम अवेसिव होते, अगर हमारी नीयत में फतूर होता, वज़ीर आज़म साहब कहते कि जी मैं मंडे को मिल लेता हूँ, मैं अगले हफ्ते आऊंगा, मेरी मसरूफियात है, मुझे को फलां काम है। ये तो हो गया, मगर मुझे बताएगा कि एक अगर बहुत रिटायर्ड जज हो, एक मोतबर नाम हो, मगर वो तहकीकात करेंगे कैसे पता चलेगा? अगर शौकत अली सिद्दीकी के मामला के भी करें कि जी उनके घर आए थे या नहीं आए थे जनरल फैज़, फिर वो बात उन्होंने की थी या नहीं की थी। अगर जज साहब कह रहे हैं कि जी मेरे एक रिश्तेदार को उठा के उन पर टॉर्चर किया गया, तो कैसे इस बात को वेरीफाई किया जाएगा कि किस ऑफिशियल ने किया? या एक जज के घर पर अगर बाकायदा इक्विपमेंट लगाए गए थे सर्वेलेंस के, कैसे वेरीफाई करेगा एक रुकनी जो कमीशन होगा? मेरी बात सुने, फिर जो हाजिर सर्विस अदालत के पास वो कौन सी फर्क चीज है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोविजन मौजूद है, इख्तियार मौजूद है, अटेंडेंस प्रोक्योर करने का इख्तियार मौजूद है, मैजिस्ट्रेट से इंक्वायरी कराने का, उसको हुक्म देने का कि इंक्वायर करके रिपोर्ट दो मौजूद है, किसी भी तहकीकाती इदारे को हुक्म देने का इख्तियार मौजूद है, किसी को जेल भेजने का इख्तियार मौजूद है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, कोर्सिव मैयत देने का इख्तियार मौजूद है। तो और फिर वो कौन सी रॉकेट साइंस है जो कि ट्रिब्यूनल को बाइख्तियार बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, और वो कौन सा इख्तियार है जो आला अदलिया के जजेस के पास है और ट्रिब्यूनल के सरबराह के पास नहीं होगा? सर, तहरीक इंसाफ कह रही है कि 184(3) के तहत की जुरिस्डिक्शन अप्लाई करते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट खुद टेकअप करे। 184(3) की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें फैक्चुअल इंक्वायरीज होंगी। पहले जब फैक्चुअल इंक्वायरीज हुई हैं, बार ने उसके ऊपर जो रिएक्शंस दिए हैं और जो हाल हुआ है 184(3) की प्रोसीडिंग्स में, और जितनी खूबसूरत जजमेंट्स आई हैं मुतनाज़ा किस्म की, उसको भी एक तरफ आप देखिए ना जी कि वो कौन सा आज तक सुनहरी बाब लिखे गए हैं 184(3) में जो ये ऑप्शन दोबारा आए। हमें कोई एतराज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम इदारा है, उनकी ये जुरिस्डिक्शन अनचैलेंज्ड है। वो कल को अगर इसे टेकअप करना चाहते हैं, हम तो चाहेंगे कि वो जरूर करें, लेकिन जो बात आज हुई है वो कल फुल कोर्ट मीटिंग में कुछ डिसीजन से उसके बाद ये बात हमसे की गई, और हमने मन्नोअन उस पे सरे तस्लीम हम इसलिए किया कि ये शायबा तक ना आए कि शायद हम कोई अवेसिव रवैया रखते हैं या हम इन चीजों का हल नहीं चाहते। मेरी आज बार की जो पल्स थी वो भी मैंने ली। बार लीडर्स भी जो हैं वो ये समझते हैं कि मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब ये इख्तियार वजीर कानून के पास नहीं है कि वो हुक्म जारी करे आला अदालत को और उन्हें कहे कि नहीं आप ये नहीं ये काम करें। आप 184(3) में जाएं, आप इतना बेंच बनाएं और फला लोगों का बेंच बनाएं। शाहजेब साहब, हमारी लिमिटेशंस है गवर्नमेंट की, हम पूरी दयानतदारी और संजीदगी के साथ इस पे कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आज बारहा बहुत शुक्रिया वज़ीर कानून का मौक़िफ़ आपने सुना कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इस मामले से मुतमईन है। उनका मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। हमारे साथ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सिदा शौकत साहब मौजूद हैं, जिनकी खुद चीफ जस्टिस से और सीनियर तरीन जज जस्टिस मसूद अली शाह से मुलाकात हुई थी। इसके अलावा रियाज़त अली सार साहब मौजूद हैं जो कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। उन दोनों का क्या मौक़िफ़ है उनसे जानेंगे। सार साहब, पहले आपसे मैं बात करूंगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल सीनियर तरीन 3 जजेस की कमेटी बनाने का कहा था सुप्रीम कोर्ट के। अब ये तो रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमीशन बनेगा, क्या राजी हैं, मुत्तफिक हैं आप? देखें, बात यह है कि ये जो मामला है वो
लेटर जो एड्रेस किया गया है वो एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो कल भी मैंने इस पे कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ना वो तो प्रॉपर फोरम ही नहीं है। चले अब चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहे हैं, तो अगर सीजेपी साहब उनसे इस बात पे राजी हैं और उसके बाद उन्होंने फुल कोर्ट जो है ना मीटिंग कॉल की, जो मैंने अभी ये पढ़ा है एलामिया, तो अगर वो ये चाहते हैं कि इनिशियली अगर कोई कमीशन है, तो अगर चीफ जस्टिस को इतराज़ नहीं है और अगर सुप्रीम कोर्ट जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है उसका भी एलामिया आ जाएगा, तो अगर उनको कोई एतराज़ नहीं है तो हम इनके बीच में कौन होते हैं कि हम ये कहें कि हमने तो देखो ना, हमने रिक्वेस्ट किए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आप इस किस्म की कमेटी बनाएं जिसमें 3 सीनियर जज साहबान हों। अगर वो कोर्ट उनसे राज़ी है कि भाई आप कमीशन बनाएं, तो अब इनमें हम क्या कह सकते हैं, आप मुझे बताएं। साहब, जो तहरीक इंसाफ में सलमान अकरम राजा साहब और गौहर खान साहब, वो भी सीनियर वकला हैं, उनका ये कहना है कि जी इल्ज़ाम ही एग्जेक्टिव पर और उसके मातहत इदारों पर है, और आपने एग्जेक्टिव को ही कह दिया कि जी आप इस मामले की तहकीकात करें, तो ये कैसे ट्रांसपेरेंट तहकीकात हो सकती हैं? आपको वजन लगता है इस बात में? नहीं, हमने तो इसका सॉल्यूशन दिया ना। हमने इसका सॉल्यूशन ये दिया कि अगर ये इन्होंने जो लेटर लिखा है और उन्होंने जो शिकायत की है, अव्वल तो देखें ना उस लेटर में भी प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। उस लेटर के में ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमेशा जजेस के खिलाफ कंप्लेंट जो है ना वो एंटरटेन करती है। तो इन जज साहबान ने जो लेटर लिखा है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सितंबर से लेके वो आए 17 सितंबर से, कहीं खत में नहीं लिखा है कि उनके सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद एज अ चीफ जस्टिस उनके साथ कोई मुलाकात की हो या कोई अपनी ग्रीवांस जो है ना उनके सामने पेश की हो। वो कह रहे हैं कि जब वो सीनियर प्यूनी जज थे तब हम उनसे मिले थे, जब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे। अगर कंप्लेनेंट ये कहता है कि मुझे ट्रस्ट है थोड़ी देर के लिए, तो बात खत्म हो गई। वो तो ट्रस्ट चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कर रहे हैं। तो ये तो नुक्ता भी नहीं है, ये नुक्ता भी नहीं है कि उन्हें चीफ जस्टिस साहब से कोई शिकायत है, मगर उन्होंने एड्रेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किया, जिस पर आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को करना चाहिए था। मगर जो तहरीक इंसाफ का एतराज़ है वो ये कि एग्जेक्टिव पर इल्ज़ाम है सारे, और एग्जेक्टिव को ही आप कह रहे हैं कि जी आप कर लें तहकीकात। आप पाकिस्तान बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म से आप समझते हैं कि जो फैसला हुआ है, अगर फुल कोर्ट उस पर मुत्तफिक है, हुकूमत और चीफ जस्टिस का उस पर इत्तफाक है, तो ये आगे बढ़ें, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ आपने सुना। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत साहब जो खुद चीफ जस्टिस से मिले, उनका मौक़िफ़ मालूम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा फैसला ये हुआ है, और पहले 2 दफ़ा फुल कोर्ट मीटिंग हुई। आज एलामिया में आया सुप्रीम कोर्ट के जो 6 जजेस थे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनसे भी चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई। फिर ये मामला सामने आया है कि एक रिटायर्ड जज, मोतबर नाम हो, प्रेफरेबली कोई साबिक चीफ जस्टिस हो, वो इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की सरबराही करें। किस तरह देख रही है सुप्रीम कोर्ट बार इस मामले को? अर्ज ये है कि ये अब एक कलेक्टिव डिसीजन है, और फुल कोर्ट तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठे और उन्होंने ये कंसेंसस कायम किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो हम तो बहरहाल बार का मुतालबा तो शुरू से ये है कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, और ये अवाम पाकिस्तान के ये हक़ रखते हैं कि इस बात की सच्चाई तक पहुँचें कि ये इंटरफेरेंस क्यों और कब से हो रही है, और इसकी रोकथाम का हम क्या बंदोबस्त कर सकते हैं। और ये बड़ा अहम है क्योंकि अदालतों पर एतमाद बरकरार रखने के लिए ये अब एक सामने आ गई है बात। तो अब इसको हमें लॉजिकल कंक्लूजन तक हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और तमाम बार एसोसिएशंस और तमाम जो इदारे हैं वो मिलकर इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएं, और ऐसे इक़दामात तय किए जाएं जिनसे इन चीज़ों का अजाला हो सके। मतलब अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत ज़ाहिर जो कमीशन होता है वो बाइख्तियार तो होता है, मगर आप समझते हैं कि एक रिटायर्ड जज हों, प्रेफरेबली चीफ जस्टिस हों साबिक, वो इस मामले की को मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे कि जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हों और इस मामले की तहकीकात भी हो जाए? जी, असल बात तो ये है कि वो कमीशन ने तो रिकमेंडेशंस देनी है, और उन रिकमेंडेशंस पर अमल दरामद इंश्योर करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और नाम इसलिए साबिक चीफ जस्टिस या मोतबर नाम के पर इसरार शायद किया जा रहा है कि वो कमीशन ऐसा हो जो सबको काबिल कबूल हो, और वो जो फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करे उस पर उनकी ज़ात के हवाले से कोई एतराज़ ना आ सके। और मैं समझता हूँ कि ये इस लिए खुशाइंद बात है, और हम इस पे इसलिए
वी फील हैप्पी विद दिस कि कम अज़ कम ये बातें जो हैं ये इनकी तहकीकात होंगी और ये सामने आएगा कि इंटरफेरेंस जो हो रही है स्टेटेडली उन 6 जज साहिबान ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में उन वाक़यात का भी जिक्र किया क्योंकि वो 1 साल पुराने थे इस ख़त से, लेकिन बहरहाल उन्होंने अब ये वक्त मुनासिब समझा कि ये ख़त जो है उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा। लेकिन हम चाहते हैं कि इन वाक़यात की तहकीकात हों और उनको रोकने के लिए कुछ इक़दाम किए जाएँ। हमारी जुडिशरी जो है इट इज़ अंडर सीरियस प्रेशर राइट नाउ और हम चाहते हैं कि जो हमारी अदलिया इस प्रेशर से निकले और आवाम का एतमाद हो उनके फ़ैसलों के ऊपर। मतलब इसमें और ये सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है। जी, इसमें तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि जी 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन अप्लाई करती और ख़ुद तहकीकात को लेकर आगे बढ़ती, सर्विंग जजेस होते, हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम है, हुकूमत और उसके मातहत इदारों पर हुकूमत को ये इख्तियार देना कि वो कमीशन बनाए, ये दुरुस्त नहीं है। हुकूमत ये कह रही है कि जी हम इख्तियार नहीं ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने 2 फुल कोर्ट इजलास किए, उसके बाद उन्होंने ये बात कही और उसके तहत अब ये मामला आगे बढ़ेगा। नाम आने से पहले एतराज़ ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार कैसे देख रहा है, क्या बेहतर है? देखें, बात यह है कि 184(3) की हेयरिंग जो है हमने भी ये बात सजेस्ट की थी, जो मेरी मीटिंग हुई थी इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और सीनियर प्यूनी जज साहब से। लेकिन देखें, कलेक्टिव विजडम है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट बावजूद ये समझती है कि एक कमीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इन तमाम चीज़ों की तहकीकात कर सकता है। 184(3) आज जैसा कि आप जानते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए एक इख्तियार आईन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है और उसकी ज़ाहिर है कुछ लिमिटेशंस हैं। और मैं समझता हूँ कि इंक्वायरी रिपोर्ट जब आ जाती है कमीशन की, इंडिपेंडेंट कमीशन की, तो उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट 184(3) में इस मामले को लेके आगे चल सकती है। मैं बहरहाल अभी आई एम सेटिस्फाइड कि इस अमर की कम अज़ कम तहकीकात तो हमने शुरू की, हम इस बात की तह तक पहुँचे कि ये क्यों हो रहा है आखिर। साहब, और आपकी जो मुलाकात हुई सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस साहब से, उस मुलाकात में जब आपने ये प्रपोजल दिया, क्या माहौल रहा, क्या उनकी तरफ से रिस्पॉन्स था? देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं ये और सीनियर प्यूनी जज दोनों वो इस मामले में बहुत ज़्यादा यानी फ़िक्रमंद भी थे और वो दे वर फीलिंग द पिंच ऑफ दैट लेटर। और जाहिर है ये लेटर जो था इसने पूरा मुल्क हिजान में मुब्तला कर दिया था, तो वो वहाँ पर मुख्तलिफ आरा डिस्कस हो रही थी और हमने उनको ये सजेस्ट किया था फॉर माई सेल्फ। पाकिस्तान बार कौंसिल भी वहाँ पर मौजूद थी, पाकिस्तान बार कौंसिल का अपना उस पर नज़रिया है। मैंने उनसे कहा था कि आप 184(3) में भी इसको डील कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब सारे जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के बैठ कर इज्तिमाई तौर पर एक फ़ैसला कर लेते हैं तो मुझे उस फैसले से कतई कोई इख्तलाफ इसलिए नहीं है कि मैं अब भी ये चाहता हूँ कि इस मामले की तह तक पहुँच कर हम इसके अजाले की जो है वो उस पर कोई कार्रवाई करें और कोशिश करें कि फ़्यूचर में इस किस्म के वाक़यात ना हो सकें और हमारे जजेस आज़ादी से अपने फ़ैसले कर सकें। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ आपने सुना, मुतमईन है दोनों। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं और आप खबर आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स को ऐसे अफराद का फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी जिनकी ईद से पहले रिहाई हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को बताया कि 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से पहले रिहाई हो सकती है। इन 20 अफराद की रिहाई के लिए भी 3 मरहले हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। मजबूरी तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में है। मुल्जिमान की रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा इसकी तौसीक होगी, जबकि तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। आज समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर इजाज़त दी भी तो अपीलों के हतमी फैसले से मशरूत होगी। इस दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक फौजी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। जिसकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। इस दौरान दरख्वास्त
गुजार के वकील बैरिस्टर एतजाज हसन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की बात सुनकर मायूसी हुई है। आज समाअत के दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल की सजा मंजूर करते हुए फौजी अदालतों को महफूजशुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी और हुक्म दिया कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। फैसले सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले उन्हें छोड़ दें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे। इस दौरान फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि ऐसा ना हो कि वो बाहर निकलें और 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लें। अदालत ने समाअत के दौरान 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब करते हुए केस की समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इससे पहले 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के 5 मुल्जिमान को जमानत दी थी, जिसका आज तहरीरी फैसला सामने आया है। जस्टिस जमाल बंदूखेल के तहरीरी फैसले के मुताबिक मुल्जिमान पर इल्जामात उमूमी नौयत के हैं। खुशकिस्मती से तोड़ फोड़ के वाकयात में कोई जख्मी नहीं हुआ, ना ही मुल्जिमान से कोई असलहा बरामद हो सका। तोड़ फोड़ में मुल्जिमान का किरदार मजीद तहकीक तलब है। ट्रायल कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड करके ही मुल्जिमान की जिम्मेदारी का तयन कर सकती है। बादियुन नज़र में ऐसे शवाहिद नहीं है कि मुल्जिमान को गैर मुय्यना मुद्दत तक तहवील में रखा जा सके। मुल्जिमान पहले ही गुज़िश्ता साल 10 मई से गिरफ्तार हैं। तमाम 5 मुल्जिमान की 50-50 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज़ जमानत मंजूर की जाती है। मुल्जिमान किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को जिन 5 अफराद की रिहाई का हुक्म दिया था, उन्हें कल रात अडियाला जेल से रिहा किया गया, लेकिन रिहाई के बाद उन 5 मुल्जिमान को MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। MPO का यह ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किया था, जबकि कल ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के वाकयात में मुलविस 19 मुल्जिमान को जमानत पर रिहा किया था और इन 19 मुल्जिमान में से भी 3 मुल्जिमान को रिहाई के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद रिहाई पाने वाले 5 मुल्जिमान को छोड़ दिया गया है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी गलती के नतीजे में अमल में आई थी। असल में उन लोगों को गिरफ्तार करना था जिन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने रिहा किया था। उन 5 अफराद को रिहा करने के बाद उन बकिया 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कल रिहाई का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के फैसले के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी है। आज भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालत से इस्तदा की कि कल जुमे के रोज भी 1.5 घंटा केस सुन लें। इसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पीर के रोज हम 1 से 4 बजे तक समाअत करेंगे। इसके बाद सलमान सफदर ने असद मजीद का बयान पढ़कर सुनाया और कहा कि असद मजीद ने कहा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से ऑफिशियल लंच पर मुलाकात हुई। असद मजीद ने कहा कि इस मुलाकात में वजारत खारजा के और भी अहम अफसरान शामिल थे। असद मजीद ने NSC मीटिंग में कहा कि डोनाल्ड लू की बात पर सख्त डिमार्श होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कहा गया कि मुस्तकबिल में ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। वजीर आजम ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि आप ये कह रहे हैं कि असद मजीद वो गवाह थे जो साइफर के मतन से आगाह थे। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल वो आगाह थे, उन्होंने ही डिमार्च करने की सिफारिश की। आजम खान के तफ्तीशी अफसर के सामने और अदालत में दिए गए बयान में बहुत फर्क है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि 164 के बयान और कोर्ट के सामने आजम खान के बयान में क्या फ़र्क है। सलमान सफदर ने जवाब दिया कि आजम खान कह रहे हैं कि ये एक पेपर था जिसको लहराया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फिर सवाल किया कि आप बताएं कि इमरान खान ने जलसे में क्या लहराया था। सलमान सफदर ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि ये तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि क्या लहराया गया। गवाह आजम खान कह रहे हैं कि इमरान खान ने एक कागज़ लहराया जिसका नहीं पता कि उसमें क्या था। तकरीर की वीडियो मौजूद है जो देखी जा सकती है कि वो एक फोल्डेड पेपर था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि उस तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद है। आज इतनी समाअत करने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि 2 अप्रैल को दिन 1 बजे से शाम 4 बजे तक दलाइल सुनेंगे। इसके बाद केस की समाअत 2 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।